नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे ह्यूमन राइट्स की। ये हर मानव को जानना चाहिए उसके अपने अधिकार क्या हैं। ये मानव होने के नाते आपको अधिकार कौन कौन से प्राप्त हैं, ये जानना सबको अपना वो है। इसकी हम बात करेंगे इस पृष्ठभूमि क्या थी, इसका स्ट्रक्चर्स क्या है और इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कार्य कैसे हैं और ये मूल्यांकन भी इसका हम करेंगे पूरा। सबसे पहले हम जानते हैं कि ह्यूमन राइट्स जो होता है, मानवाधिकार होते क्या है। मानवाधिकार प्रकृति द्वारा मनुष्यों को प्राप्त समस्त अधिकारों को सुनिश्चित करने का आश्वासन देता है। यह अधिकार सभी मनुष्य को सभी स्थान पर प्राप्त होने चाहिए। इसके अंतर्गत देशी, शरणार्थी, युद्धबंदी, कैदी, पागल इत्यादि सभी को उनके अधिकारों को सुनिश्चित करता है। इस संदर्भ में पहला प्रयास जो इस मानवाधिकार को लेकर के हुआ वो जिनेवा कन्वेंशन 1864 में किया गया यूएन द्वारा। इस समझौते को 1894 में समस्त देशों में लागू करने का प्रस्ताव पारित किया गया, परंतु शीत युद्ध के कारण जो है 1990 तक इसे पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सका। 1990 में विश्व के अधिकतर देशों ने मानवाधिकार के संदर्भ में गंभीरता से प्रयास किया। गंभीरता से प्रयास किया, सभी ने मतलब पूर्ण रूप से गंभीरता ली और पूरा प्रयास किया। और फिर जो है 1991 में पेरिस संधि संकल्पना हुई, जिसके अंतर्गत सभी देशों के मानवाधिकारों ने अपने देश में इसे लागू करने का निश्चय किया। इसमें भारत भी शामिल था। इसमें जो ह्यूमन राइट्स कमीशन था उसमें भारत भी शामिल था। भारत सरकार ने भारत भी शामिल था। भारत सरकार ने नेशनल ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के माध्यम से मानवाधिकारों आयोग का गठन किया। इसकी संरचनाएं भी कुछ है। पहले हम इसके कार्यों को देख लेते हैं, फिर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष क्या है, फिर उसकी संरचना भी हम देखेंगे, पंचायत समिति कैसे होती है उसको भी हम देखेंगे। पहले इसका हम कार्य देख लेते हैं, कार्य कौन सा करता है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष कार्य, इसके अंतर्गत नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक सलाहकारी की भूमिका निभाता है और भारत और जो है सरकार निम्नलिखित मुद्दों पर सरकार एमरजेंसी से सलाह मांगती है। सभी प्रकार नीति के निर्माण सामाजिक हो की ओर से सलाह मांगी जाती है, जैसे कि वृद्ध या बालक से संबंधित कल्याणकारी नियम। इन सब पे मतलब व्यापक चर्चा होती है। जब कोई इन सब चीज़ों पर नीतियाँ बनती हैं, जैसे वृद्धों पर कोई नीतियाँ बन रही है, कोई बालक पर कोई नीति बन रही है, या फिर कल्याणकारी राज्यों की कोई नियम से बन रहा है, तो उन चीज़ों पर इनकी जो है सलाह मांगी जाती है नेशनल ह्यूमन राइट्स की। और सभी प्रकार के राहत कार्यों से संबंधित नियमों का निर्माण करते समय जितने भी राहत कार्य होंगे, जैसे आपदा के समय होगा या फिर कोई नई योजना बनाई जाएगी, तो जिसमें राहत से जुड़ी हुई चीज़ें होंगी उस सब पे इनकी सलाह ली जाएगी। शरणार्थी से संबंधित मैंने आपको इसको बताया कि उसमें पहले ही क्लियर मैं आपको कर दिया था कि इसका जो होगा, पागल को मिलेगा, कैदी को मिलेगा, युद्धबंदी को मिलेगा, शरणार्थी को मिलेगा, उसी में इसमें कहा गया, उसी को दोबारा रिपीट किया गया है। और सभी प्रकार के पुनर्वास संबंधित नीति का निर्माण करने से मतलब कुल मिला के जो भी कार्य होंगे मानव से जुड़े हुए, उनमें इनकी सलाह ली जाएगी। केंद्र सरकार ऐसी सलाह को लागू नहीं करती जो संसद में 1 सप्ताह वक्त तक देना होता है। ठीक है, इतना नियम होगा, एक देख लीजिएगा आप सर्च करके। इसके आप प्रत्यक्ष कार्य भी कुछ है। इसलिए अपने कार्यों को संपन्न करने के लिए दीवानी यानी कि न्यायालय की शक्ति प्राप्त होती है। इसके अंतर्गत वह किसी भी व्यक्ति या संस्था को समय या समन जो होता है जारी कर सकता है। किसी भी सरकारी या निजी कार्यालय से दस्तावेज की मांग कर सकती है। कोई भी व्यक्ति
नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के निर्णयों के विरुद्ध सार्वजनिक रूप से कोई वक्तव्य नहीं दे सकता इत्यादि। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन किसी भी संस्था, वह चाहे निजी हो या फिर सरकारी, तुरंत निरीक्षण कर सकती है और इस स्थिति में किसी भी मानव के अधिकार के उल्लंघन में कार्रवाई कर सकती है, जैसे मेंटल हॉस्पिटल, जेल इत्यादि। मानवाधिकार आयोग सभी प्रकार के राहत कार्य का औचित निरीक्षण कर सकती है और सरकार के द्वारा उपलब्ध सामग्री, जैसे आपदा पीड़ित लोगों को जो सामग्रियाँ प्रोवाइड की उसको भी निरीक्षण कर सकती है। किसी भी प्रकार प्रशासनिक शोषण के विरुद्ध मानवाधिकार आयोग में उक्त 1 वर्ष के अंदर शिकायत दर्ज की जा सकती है। सेना या अर्धसेना के द्वारा मानव अधिकार का उल्लंघन किए जाने पर 3 माह के अंदर NHRC में शिकायत दर्ज किया जा सकता है। ये भी इसमें टॉपिक है। और इसमें कहा गया है कि विदेशों में भारतीयों के मानवाधिकार को सुरक्षित बनाए रखने के लिए पेरिस संधि 1991 का प्रयोग करती है। इससे कुछ ये इसकी हम देख लेते हैं इसकी संरचना कैसी है, फिर हम बात करेंगे इसकी चयन समिति क्या है। आप देख सकते हैं इसकी संरचना कैसी है। इसमें एक पूर्व जज होंगे जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड होंगे, एक हाई कोर्ट के पूर्व जज होंगे और एक मानवाधिकार का विशेषज्ञ होगा और प्रशासनिक अनुभव का व्यक्ति भी होगा इसमें। और SC आयोग का भी एक अधिकारी होगा और ST आयोग का भी एक अधिकारी होगा, OBC आयोग का भी एक अध्यक्ष होगा, महिला आयोग का भी अध्यक्ष होगा। और इन संरचना का जो सबसे संरचनाओं का जो अध्यक्ष होगा वो CGI होगा, पूर्व CGI। आप देख सकते हैं इसमें पूरा स्ट्रक्चर्स ऐसे ही है। इसमें जो चयन समिति होती है उसको भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये चयन समिति इसकी, इसमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, बाकी सारे सदस्य होते हैं। सदस्य कौन कौन होता है? लोकसभा का अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का अध्यक्ष होता है और लोकसभा का विपक्ष का नेता भी होता है, राज्यसभा का विपक्ष का नेता होता है और सदस्य होता है गृह राज्य मंत्री। ये सारे इसकी चयन समिति होती है, आप स्क्रीन पर इसको देख सकते हैं। और हम इसका मूल्यांकन करें तो अगर मूल्यांकन की बात अगर हम करें इसका, तो मानवाधिकार आयोग दंडित करने पर आर्थिक दंड स्वयं नहीं देता, बल्कि इसे राजस्व के माध्यम से चुकाया जाते हैं। मतलब ये कोई जिसके ऊपर लगाया जाता है वो कोई भी संस्था स्वयं नहीं देती, तो राजस्व के माध्यम से इसका जो है आंकलन किया जाता है, जो भी जुर्माना वगैरह होता है। और मानवाधिकार आयोग में राजनीति प्रक्रिया अधिक होती है और केंद्र तथा राज्य के बीच द्वंद्व की स्थिति विद्यमान रहती है। जो मानवाधिकार है ये कहीं ना कहीं इंटरनेशनल भी इसे बहुत सारा इशू बनाया जाता रहता है। और मानवाधिकार आयोग SC, ST, OBC और महिला वर्ग के सदस्यों द्वारा आपस में टकराव की स्थिति उत्पन्न होती रहती है। मैं आपको संरचना दिखाई ना, ये आपस में ही आयोग स्थिति जो है गड़बड़ होती रहती है कई बार। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।